हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू यूट्यूब क्लासेस। दोस्तों, इस एडिटोरियल के थ्रू आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे हम लोग इंडिया में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू द टेक्नोलॉजी, थ्रू द डिजिटल वर्ल्ड एंड द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। क्या इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सिर्फ यूज करने के सिर्फ फायदे हैं या इसके कुछ नुकसान भी है, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। अब तक इंडिया में जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो अंग्रेजों के जमाने से बिल्कुल ज्यों का त्यों चला आ रहा है, लेकिन इस मॉडर्न वर्ल्ड में 21st सेंचुरी में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी स्टेटस क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 में एक बुलेटिन इशू किया था जिसमें यह बताया गया था इंडियन कोर्ट्स के सामने 3.27 करोड़ केसेस फिलहाल पेंडिंग हैं इंडियन कोर्ट्स के सामने। इनमें से 85,000 केस ऐसे हैं जो 30 साल से भी पुराने हैं, मतलब इंसान की आधी जिंदगी चली गई। बोलते हैं ना इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कि जो दादाजी के ऊपर केस होता है और बेटे के टाइम में, जो पोते के टाइम में जो है उसका वर्डिक्ट आता है, तो इतनी बुरी हालत है। तो आप समझ सकते हो इस पे एक छोटे से फैक्ट से इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कितना ज़्यादा आउटडेटेड है। अगर इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को फास्ट करना है तो टेक्नोलॉजी तो हमें अडेप्ट करनी ही पड़ेगी टू रेवोल्यूशनाइज द इंडियन कोर्ट्स। ठीक है, ये यहां पे बात है। लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करने के क्या सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं, या इस टेक्नोलॉजी का यूज जो है दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं? क्या यहां पे हम लोग एक्सक्लूजन होगा? क्या ये इनइक्वालिटी को बढ़ाएगा या ये जो है सर्विलियंस सिस्टम को बढ़ाएगा? देखिए, हर कोई भी चाहे टेक्नोलॉजी, उससे कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। टेक्नोलॉजी का बेनिफिट जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन वगैरह के थ्रू कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी लाइफ को ईजी कर दिया है। लेकिन इसी मोबाइल के थ्रू मोबाइल जो कंपनीज हैं वो आपको टारगेट करती हैं, वो आपके ऊपर सर्विलियंस कर सकती हैं। जो कंट्री हैं, जो सरकारें होती हैं, वो अपने सिटीजन्स के ऊपर सर्विलियंस कर सकती हैं। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे ही ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम जुडिशियल सिस्टम के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, इसके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो कोर्ट सिस्टम है उसको डिजिटाइज करने के लिए एक प्रोजेक्ट चला गया था जिसे कहा गया था ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। तो इसका जो पहला फेज था ये चला था 2007 के अंदर में, जिसमें हमने क्या किया था, डिस्ट्रिक्ट और तालुका जो कोर्ट थे, उनके जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम थे वह उनको थोड़ा बहुत कंप्यूटराइज्ड किया गया था। वहां पे थोड़ा बहुत हार्डवेयर इंस्टॉल किया गया था, वाईफाई वगैरह वहां पे लगाया गया। तो बहुत ही बेसिक प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट की थी। फेज 2 जो है वो 2014 में चलाया गया था, जिसके अंदर जो पहले वाली प्रोसेस है इसको थोड़ा सा और फास्ट हम लोगों ने इसको किया था, थोड़ा सा फास्ट पेस में लेके गए थे। अच्छा वाला वाईफाई यहाँ पे हैंडल किया था। जो वहाँ का स्टाफ था उसको जो है थोड़ी बहुत हम लोगों ने ट्रेनिंग देना शुरू किया था। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिजिटल फॉर्मेट में यूज करना स्टार्ट किया था। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट होता है जो नई चीज को जन्म देता है, नए कल्चर को जन्म देता है। ऐसे ही यहाँ पे जो इस तरह का कल्चर का चेंज आया वो आया कोविड-19 की वजह से। क्यों? क्योंकि कोविड-19 में जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे पूरे कोर्ट सिस्टम हमारा बंद हो गया था। उस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस की सुनवाई जो है वो ऑनलाइन की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अडेप्ट किया, तो क्योंकि एक वो जरूरत थी समय की, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो फेज 1 और फेज 2 के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ई फाइलिंग कर सकते हैं। अभी आप केस अगर आपका है तो उसको ई फाइल कर सकते हो, केस को जो है ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। जो जजमेंट होती हैं, जो 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 जज सुनाता है उसको भी जो है ऑनलाइन अपलोड किया जाता है पीडीएफ की फॉर्मेट में। तो ये फेज 1 और फेज 2। हम लोग बात करने वाले हैं फेज 3, जो अभी लेटेस्ट फेज होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो ई कमिटी है जो इस पूरे मामले में काम करती है, उसने अभी एक ड्राफ्ट विजन दिया है। देखिए, ये कोई पॉलिसी हार्डकोर पॉलिसी नहीं है, अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट आया है, मतलब एक सजेशंस आई है। ठीक है, इस सजेशन के अंदर एक वर्ड का यूज किया गया है जिसे कहा गया है इकोसिस्टम अप्रोच। इस तरह के कीवर्ड आप अपने एग्जाम में लिखोगे, क्योंकि ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है ये डिजिटल यूज इन द जुडिशरी आपका पेपर 2 के अंदर बनता है। और कोई भी इस तरह की नई चीज की अडेप्टेशन होती है, ये आपके मेंस में 100% यहां से क्वेश्चन बनता है कि कैसे हम लोग जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इकोसिस्टम अप्रोच हम लोग यहां पे अडेप्ट करने वाले हैं, इसका मतलब अभी बताऊंगा मैं आपको। और सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए,
स्टेट होता है, पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, सिक्योरिटी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और जो जुडिशरी है हमारी वो इंटीग्रेटेड है। तो जो जुडिशरी है और जो प्रिजन सिस्टम है वो भी स्टेट हैंडल करता है। तो इस इकोसिस्टम अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेट्स के बीच में, पुलिस के बीच में, जुडिशरी के बीच में हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। ऐसा एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल फॉर्मेट सिस्टम बनाया जाएगा जिसके अंदर जो जेल सिस्टम होता है, मतलब जो प्रिजन सिस्टम है, जुडिशरी है और जो क्रिमिनल्स हैं, उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि ऑल ओवर इंडिया जो है इंफॉर्मेशन उसको जो है हम लोग रिट्रीव कर सकें, उसको हम लोग पा सकें एक क्लिक के ऊपर। आपको इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर का पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक सिस्टम होगा, उसके अंदर सारा डेटा होगा, सब कुछ होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और सारी की सारी उस केस की हिस्ट्री आपके सामने। इंडिया ने जो है कुछ टाइम पहले एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे कहा गया था CCTNS, CCTNS, ठीक है। इस CCTN सिस्टम के अंदर हम लोग जो है पुलिस को मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे थे और पुलिस को जो है डिजिटाइज करने की बात कर रहे थे, तो जिसमें हम लोग प्रिजनर्स के डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो ये जो नया ड्राफ्ट बिल आया है, ये सारे की सारी एक्टिविटी होंगी किसके थ्रू, थ्रू इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि प्रिजन सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सभी का डेटा जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर रखा जाएगा, जिसको ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी डिलीवर किया जा सकता है, कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। ये इसकी बात है। लेकिन सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा होगा कि इससे तो जो जुडिशरी जस्टिस सिस्टम है बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी जस्टिस की, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत गहरी है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 अंग्रेजों के ज़माने में इसको पास किया गया था। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स बोला गया है, जैसे गोंड्स हैं। गोंड पूरी ट्राइब को क्रिमिनल बोल दिया गया है। ऐसे और भी कई सारी ट्राइब्स हैं इंडिया के अंदर। हालांकि 1852 के अंदर इस एक्ट को जो है हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसको खत्म कर दिया था, बट स्टिल अभी भी हमारे पुलिस सिस्टम के अंदर में इस एक्ट के अंदर की गई बहुत सारी चीजें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। मतलब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब से अगर बिलोंग करते हो तो आप जो है ऑलरेडी एक क्रिमिनल माने जा चुके हो। यहां पे एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो नया जुडिशियल सिस्टम होगा, इसके अंदर जब सारे का सारा डेटा आपस में शेयर किया जाएगा, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर ट्राइब को, किसी पर्टिकुलर कास्ट को यहां पे टारगेट किया जा सकता है। इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। देखिए एक एग्जांपल आपको देता हूं। थोड़े टाइम पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, एक मंदिर की घंटी चोरी हो गई थी। उस मंदिर की घंटी को चोरी करने के जुल्म में एक गोंड एक ट्राइब है, यहां से किसी पर्सन को गिरफ्तार किया गया था, ये मान के कि ये बंदा जो है इसने क्राइम किया है। हालांकि पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था, जस्ट बिकॉज वो किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब से और पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है। बाद में जब उसको छोड़ दिया गया, उसके उस रिकॉर्ड को पुलिस रिकॉर्ड में जमा कर दिया गया हमेशा के लिए कि ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। हैबिचुअल ऑफेंडर वो होता है मतलब जिसने पहले भी कोई ना कोई ऑफेंड किया हो, हैबिचुअल ऑफेंडर। तो वो वहां पे चला गया। अगली बार जब वहां पे कोई चोरी हुई तो दोबारा से उसी पर्सन को पकड़ा गया, क्योंकि उसको हैबिचुअल ऑफेंडर वाली लिस्ट में डाल दिया गया था। अब चाहे उसने क्राइम किया हो या ना किया हो, लेकिन हमेशा के लिए पुलिस रिकॉर्ड में उसको चढ़ा दिया गया है। फ्यूचर में जब भी कोई क्राइम होता है तो हैबिचुअल ऑफेंडर को सबसे पहले पकड़ा जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे केस में हैबिचुअल ऑफेंडर्स को पुलिस जानबूझकर फ्रेम करती है, राइट। और ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर वाली चीज है, ये हमारे पुलिस जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटेड है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। तो अभी क्या होगा, अभी जब सारे का सारा डेटा शेयर कर दिया जाएगा, जितने भी लोकल पुलिस स्टेशंस हैं, जितना भी जो हमारा प्रिजन सिस्टम है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, अगर हम सबके डेटा को अगर सेंट्रलाइज करेंगे, उसको आपस में इंटीग्रेटेड करेंगे, तो ये कुछ ट्राइब्स को डेफिनेटली यहां पे टारगेट किया जा सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ये पास ये डेटा होगा तो वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करके उसके ऊपर सर्विलियंस कर सकती है।
मतलब जैसे मान लो मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो पुलिस क्या करती है, मेरा 360 डेटा जो है वो कलेक्ट करती है। मेरा एड्रेस क्या है, मेरे घर में कितने मेंबर हैं, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, क्या मैंने पास्ट में कोई क्राइम कमिट किया है कि नहीं किया है, मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो मेरा पूरा प्रोफाइलिंग बनाया जाता है। अब ये प्रोफाइलिंग चला जाएगा सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर। उस कंप्यूटर की एक्सेस किसके पास होगी, होम मिनिस्ट्री के पास होगी। तो होम मिनिस्ट्री इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकती है। तो इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी। होम मिनिस्ट्री किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर सकती है इसके बेसिस पे। मान लो मैंने 20 साल पहले कोई मैंने क्राइम किया था छोटा मोटा, आज भी उस क्राइम के बेसिस पे, क्योंकि मैं एक हैबिचुअल ऑफेंडर की लिस्ट में हूं, पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे बहुत सारे केस देखे गए हैं कि छोटे मोटे केस के अंदर भी जो है, चाहे उन लोगों ने क्राइम उसको कमिट किया भी नहीं है, लेकिन बेचारे वो 20-20 25-25 साल से जो है वो कोर्ट के चक्कर ही काट रहे हैं। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, ये सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। तो ये जो एक्सटेंसिव डेटा शेयरिंग है ना भैया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जो फेसबुक और अमेजोन वगैरह है, ये आपका पूरा डेटा कलेक्ट करती हैं, तो ये आपको एडवर्टीजमेंट दिखाती हैं, उसके बेसिस पे टारगेट करती हैं आपको। लेकिन सरकार क्या कर सकती है, सरकार आपके ऊपर सर्विलियंस कर सकती है, आपके ऊपर सरकार सर्विलेंस कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पुत्थस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में केस था, जिसमें यह बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। लेकिन इस जो ये नया जो अभी इलेक्ट्रॉनिक फेज 3 आएगा, इसमें डेटा प्रोटेक्शन की बात ही नहीं कही जा रही है, प्राइवेसी के बारे में कोई बात ही नहीं है। किसी इंडिविजुअल को यह पता भी नहीं चलेगा कि मेरी कौन सी इंफॉर्मेशन कहां शेयर की जा रही है, क्योंकि इंडिया में कोई एज सच स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है ही नहीं। अभी से पहले क्या होता था, केस टू केस बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी। मान लो मेरा केस चल रहा है तो मेरी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी, लेकिन इसके आने के बाद पूरी कास्ट की इंफॉर्मेशन, पूरी ट्राइब की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा सकती है, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो इट इज अगेंस्ट माय फंडामेंटल राइट। तो ये टारगेट सर्विलियंस हो सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। मान लो जेएनयू के अंदर कुछ स्टूडेंट हैं, सरकार उनको जो है टारगेटेड सर्विलियंस कर सकती है। मुस्लिम कम्युनिटी से कुछ लोग हैं, उनको टारगेटेड सर्विलियंस कर सकती है। या कोई और ऐसे लोग हैं जो सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं, या कोई ऐसे जर्नलिस्ट हैं, सरकार उनको टारगेट कर सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक तरीका है। सुनने में ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ सीमलेस हो जाएगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फायदा उठा सकती है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है यहाँ पे, जिसके लिए जो है इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क में हम देखो, दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हमें बताने पड़ेंगे और इसके कुछ जो है नुकसान भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इकोसिस्टम अप्रोच है, हम इसको अबेंडन करना चाहिए। यानी कि जो इंफॉर्मेशन का शेयरिंग, जो सेंट्रलाइजेशन है, इसको सेंट्रलाइज ना रह के लोकलाइज ही रहना चाहिए। जो भी किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या स्टेट के अंदर अगर किसी क्रिमिनल्स की कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो वहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेंट्रलाइजेशन इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, ठीक है, और फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट के पास कुछ पावर होती हैं, वो स्टेट के पास ही रहने दीजिए, आप उसको सेंट्रलाइज मत कीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट सरकार उठा सकती है और उसको सर्विलियंस कर सकती है। तो फिलहाल के लिए जो सीमलेस एक्सचेंज की जो पॉलिसी है, इसको अबेंडन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये प्रपोजल आया है ना, अभी इसको प्रॉपर एक्ट नहीं बनाया है। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में एंड नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी एक मीडियम होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हमें इस तरह की चीजों को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस न्यू इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस रिकॉर्ड शेयरिंग सिस्टम, और जिसमें हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं टू स्ट्रेंथन द इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं, डेफिनेटली फास्ट होगा जस्टिस सिस्टम, फास्ट होगा, तेज होगा, जल्दी जो है डिलीवर किए जा सकते हैं केस। लेकिन
इसके अगर हम थोड़ा डीप जाएं, थोड़ा लेयर में जाएं, तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। वो सर्विलियंस करवा सकता है सरकार इंडिविजुअल्स की। तो यही था आज का मेरा केस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 के हिसाब से कि हाउ वी कैन अडेप्ट और अडेप्टेशन ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल सिस्टम। एक बहुत ही शानदार यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस आर्टिकल। और हमेशा की तरह एक यहां पे कोट आपके लिए छोड़ के जाता हूं, डोंट ज्वाइन an easy crowd, you won't grow. Go where the expectations and the demands are to perform are high. मतलब आप इजी रास्ता मत चुनिए, ऐसे लोगों के साथ मत बैठिए जो इजी रास्ता ढूंढते हैं। अरे भैया, अपने आप को चैलेंज कीजिए, मुश्किल से मुश्किल चैलेंज लीजिए और ऐसे इकोसिस्टम के अंदर रहिए जहां से आपसे हाई परफॉर्मेंस डिमांड की जाती है, क्योंकि उससे आपका टैलेंट उभरेगा, आप हार्डवर्क करोगे, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगता है तो आप इसे लाइक जरूर किया करो, इसे शेयर किया करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में कोई भी हम वीडियो डालते हैं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।